नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी और मैं हूं आपके साथ माधुरी तिवारी। 8 राज्यों की 57 सीटों पर कल मतदान। यूपी की 13 सीटों पर कल वोटिंग है। पंजाब में 13 सीटों पर मतदान है। बिहार की 8 सीटों पर वोटिंग होगी। पश्चिम बंगाल की 9 सीटों पर मतदान है। आज रवाना होंगी पोलिंग पार्टियां। वाराणसी से पीएम मोदी मैदान में है। लोकसभा चुनाव 2024 की 7वीं और अंतिम फेज में शनिवार को 7 राज्यों एक केंद्र शासित प्रदेश की 57 सीटों पर वोटिंग होगी। 2019 में इन सीटों में से सबसे ज्यादा भाजपा 25, टीएमसी 9, बीजेपी 4, जेडीयू और अपना दल 2-2, जीएमएम महज 1 सीट जीत सकी थी। कांग्रेस को केवल पंजाब की बदौलत 8 सीटों पर ही जीत मिली थी। इस फेज में प्रधानमंत्री मोदी, 3 केंद्रीय मंत्री आरके सिंह, रविशंकर प्रसाद और अनुराग ठाकुर मैदान में हैं। 4 एक्टर कंगना रनौत, रवि किशन, पवन सिंह, काजल निषाद भी चुनाव लड़ रही हैं। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रही हैं। बता दें आपको, लोकसभा चुनाव 6 चरण के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। 7वें चरण के चुनाव बाकी है, यानी कि जो 7वां चरण है वो कल होने वाला है। यूपी की 13 सीटों पर कल वोटिंग होगी, जिसको लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। पंजाब में 13 सीटों पर मतदान होगा। ऐसे में मुकाबला बेहद दिलचस्प रहने वाला है। बिहार की 8 सीटों पर वोटिंग होगी, जिसको लेकर देखिए तैयारियां पूरी हो चुकी है। निर्वाचन आयोग की ओर से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पश्चिम बंगाल की बात की जाए तो पश्चिम बंगाल की 9 सीटों पर मतदान होने वाला है। आज पोलिंग पार्टियां रवाना भी हो जाएंगी, तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रही हैं। आपको बता दें 57 सीटों पर मतदान होना है, जो काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं। पिछली बार की बात की जाए तो इन सीटों में 25 सीटें भाजपा के खाते में गई थी। ऐसे में देखना होगा इस बार का जो मुकाबला है कितना दिलचस्प होगा, यानी कि 7वें अंतिम फेज की जो वोटिंग है वो होने वाली है कल, और 4 जून को नतीजे सामने आ जाएंगे। पंजाब में 13 सीटों पर मतदान होगा। बिहार की 8 सीटों पर वोटिंग होगी। इसी के साथ बात की जाए पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल की 9 सीटों पर मतदान होना है, और सबसे ज्यादा फोकस जो रखा जा रहा है वो रखा जा रहा है मत प्रतिशत पर। पहले और दूसरे चरण में जब हमने देखा था कि जब वोटिंग हुई तो उसके बाद मत प्रतिशत काफी कम रहा था। ऐसे में देखना होगा कि 7वें चरण में मत प्रतिशत कितना रहता है, क्योंकि फोकस किया गया है कि ज्यादा से ज्यादा लोग वोट करें। ऐसे में तमाम तरीके के अभियान भी चलाए गए हैं ताकि मतदाता जागरूक हो सके और अपने मत का प्रयोग करें। तो कल यानी कि शनिवार को आखिरी चरण की वोटिंग होनी है, जिसको लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। दिग्गजों ने पूरी ताकत अपनी झोंक दी है। 7वें चरण में प्रचार प्रसार करते हुए नजर आए, और 8 राज्यों की 57 सीटों पर जो मतदान होने वाला है वो बेहद दिलचस्प होने वाला है। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर मतदान होगा। पंजाब की 13 सीटों पर मतदान होगा। बिहार की 8 सीटों पर वोटिंग होगी। पश्चिम बंगाल की बात की जाए तो पश्चिम बंगाल में 9 सीटों पर मतदान होगा। 8 राज्यों की 57 सीटें काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं। देखना होगा पिछली बार जिस तरीके से प्रदर्शन रहा बीजेपी का इन सीटों पर, इस बार कैसा रहने वाला है, क्योंकि पिछली बार की बात की जाए तो इन 57 सीटों में 25 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी। ऐसे में देखना होगा कि जिस तरीके से बीजेपी रणनीति के साथ आगे चली है और रणनीतियों में बदलाव भी समय समय पर बीजेपी करती आई है, इस बदलाव का कितना असर 7वें चरण में साबित होता है सफल। तो बिहार की 8 सीटों पर वोटिंग होनी है। पश्चिम बंगाल की 9 सीटों पर मतदान होगा। निर्वाचन आयोग की तरफ से भी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। जगह जगह पर सीसीटीवी की व्यवस्था की गई है। बूथों पर भी सीसीटीवी फुटेज, सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। ऐसे में सुरक्षा को लेकर कड़े इंतजाम किए गए हैं ताकि मतदाताओं को कोई भी परेशानी ना हो। भीषण गर्मी पड़ रही है और इस वजह से ऐसे चांसेस भी बन जाते हैं कि मतदाता निकलने से पहले थोड़ा सोचते हैं, लेकिन मतदाताओं को लगातार जागरूकता का अभियान जो चलाया जा रहा था ताकि जो मतदाता है वो जागरूक हो सके। तो देखना होगा 7वें चरण में जो मत प्रतिशत है वो कितना रहता है, ये मुकाबला कितना दिलचस्प होता है, क्योंकि सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंकी है, और जिस तरीके से लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीतियां बनाती हुई पार्टियां नजर आई हैं वो कितनी सफल साबित होती है। बीजेपी के लिए इस बार कितनी चुनौतियां रही हैं, और साथ ही अन्य पार्टी के लिए कितनी चुनौतियां रही हैं, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि 4 जून को नतीजे सबके सामने होंगे। और ये भी देखना होगा कि जब 4 जून के नतीजे सामने आएंगे तो जो रिजल्ट है वो किसके हक में आता है। तो पश्चिम बंगाल की 9 सीटों पर
मतदान होगा 8 राज्यों की 57 सीटों पर कल मतदान होना है, जिसको लेकर जो तैयारियां हैं वो पूरी हो चुकी हैं। जो पोलिंग पार्टियां हैं वो भी रवाना हो गई हैं। पंजाब की बात की जाए तो पंजाब में 13 सीटों पर मतदान होगा। हाल ही में दिग्गजों ने पंजाब का दौरा किया। पंजाब की बात की जाए तो पंजाब की ये सीटें काफी महत्वपूर्ण हैं। वहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार है। ऐसे में देखना होगा ये मुकाबला कितना दिलचस्प होगा। पंजाब में सभी दिग्गजों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। पंजाब में अभी हमने हाल ही में देखा था सीएम योगी आदित्यनाथ, पीएम मोदी, राहुल गांधी, तमाम दिग्गज पंजाब का दौरा करते हुए नजर आए थे, रणनीतियां बनाते हुए नजर आए थे, जनसभाएं करते हुए नजर आए और साथ ही जनसभाओं के जरिए वहां के वोटरों को साधने की कोशिश भी की गई। उत्तर प्रदेश की 13 सीटों की बात की जाए तो ये 13 सीटें काफी महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि 13 सीटों पर लगातार गृह मंत्री अमित शाह भी अपनी नजर बनाए हुए थे और दौरा करते हुए और जनसभाएं करते हुए वोटरों को साधने की कोशिश भी की। तो पश्चिम बंगाल की 9 सीटों पर मतदान हो रहा है। 8 राज्यों की 57 सीटें जिसमें मतदान होगा। कल मतदान को लेकर सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं निर्वाचन आयोग की ओर से। अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लखनऊ से अवनीश कुमार हमारे साथ जुड़े हैं। महाराजगंज से संजय जायसवाल हमारे साथ जुड़े हैं। चंडीगढ़ की बात की जाए तो चंडीगढ़ से शिखा शर्मा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। वाराणसी से सचिन पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अवनीश, सबसे पहले आपका रुख करूंगी, कैसी तस्वीरें आप देख पा रही हैं, क्योंकि कल मतदान होना है, कैसा चुनावी माहौल नजर आ रहा है और निर्वाचन आयोग की ओर से 7वें चरण यानी कि आखिरी चरण के लिए कैसी तैयारियां हैं? मतदान शुरू हो जाएगा, शाम 6 बजे तक मतदान होगा। निर्वाचन आयोग ने पूरी तैयारी कर ली है। इस 13 लोकसभा सीटों पर 144 प्रत्याशी मैदान में है और खासतौर पे अगर 13 सीटों की बात की जाए तो वहां पे भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में सीधा मुकाबला देखने को मिल रहा है। निर्वाचन आयोग ने साफ कर दिया है कि आज पोलिंग पार्टियां जब रवाना होंगी तो उनकी जो तमाम व्यवस्थाओं है वो उनका ख्याल रखा जाएगा। और जितने भी मतदान केंद्र है वहाँ पे पानी की व्यवस्था होगी, बिजली की व्यवस्था होगी, किसी प्रकार से कोई दिक्कतों का सामना न करना पड़े। पूरी तरह ईवीएम को सुरक्षित रखा जाएगा और जितने भी पीठासीन अधिकारी होंगे उनको दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। आज एक बैठक भी होनी है निर्वाचन आयोग की, जो जिन क्षेत्रों में चुनाव होना है वहाँ को लेकर दिशा निर्देश जारी किया जाएगा और जिला निर्वाचन अधिकारियों से हर पल की रिपोर्ट भी देने की तैयारी है। अगर बात करें राजनीतिक दलों की तो राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत इस चुनाव में झोंकी है। अंतिम चरण तक अगर बात करें प्रधानमंत्री की तो प्रधानमंत्री 25 से ज्यादा जो रैलियां हैं, सभाएं हैं वो उत्तर प्रदेश में बात करिएगा 59 जो रैलियां हैं, सभाएं हैं वो कर चुके हैं। उसके बाद अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें तो वो करीब 159 सभाएं जो है वो उत्तर प्रदेश में कर चुके हैं और 200 से ज्यादा जो जनसभा पूरी तरह वो बाहर के राज्यों में कर चुके हैं। उसी तरीके से अगर बहुजन समाज पार्टी की मुख्य मायावती की बात करें, अखिलेश समाजवादी पार्टी के मुख्य अखिलेश यादव की बात करें, वो भी ताबड़तोड़ जनसभा करें। यानी पूरी तरह अपने प्रत्याशी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश है, क्योंकि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी अपनी नीतियों को लेकर जनता के बीच जा रही है तो वही विपक्ष लगातार संविधान और आरक्षण की दुहाई दे रहा है और उसको लेकर जो मुद्दे हैं उसको दिखाता हुआ नजर आया। अगर 13 लोकसभा सीटों की बात करें तो इस 13 लोकसभा सीटों में अभी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी सीट से वो चुनावी मैदान में है। उसके बाद जो केंद्रीय मंत्री हैं, 3 केंद्रीय मंत्री ऐसे हैं। अगर सबसे पहले पंकज चौधरी की बात करें महाराजगंज से, उसके बाद अगर बात किया जाए चंदौली से महेंद्र पांडे है, उसमें मिर्जापुर से अनुप्रिया पटेल है। इन सभी की प्रतिष्ठा जो है दांव पे लगी हुई है, क्योंकि अगर 2019 के लोकसभा चुनाव को उठाकर देखा जाए तो कई ऐसी सीटें थी जहां पे हार जीत का अंतर जो है बहुत कम रहा। खासतौर से चंदौली और मिर्जापुर ये 2 ऐसी सीटें रही तो जहाँ पे हार जीत का अंतर ही 15,000 का रहा है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी किसी प्रकार की कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती और विपक्ष भी उनसे वो सीट छीनना चाहती है और इसी रणनीति को लेकर चला जा रहा है। हालांकि कल सुबह 7 बजे से मतदान शुरू होगा। निर्वाचन आयोग का प्रयास है कि मतदान में ज्यादा से ज्यादा लोग भाग लें। जो मतदान प्रतिशत जहाँ जहाँ कम हुआ है उसके मुकाबले वहाँ के जो अंतिम चरण है वहाँ पर मतदान प्रतिशत बढ़ाया जा सके, उसको लेकर लगातार अपील भी की जा रही है कि लोग वोट देने जरूर जाएं, अपने मत का प्रयोग करें और मतदान प्रतिशत बढ़ेगा तो एक बेहतर सरकार को चुना जा सके। बिल्कुल, लोगों से भी अपील की जा रही है कि अपने मत का प्रयोग करें, क्योंकि जाहिर सी बात है मत प्रतिशत काफी मायने रखता है। ऐसे में हमने पहले चरण और दूसरे चरण में भी देखा था मत प्रतिशत काफी कम रहा था। उसके बाद लगातार अभियान भी चलाए गए ताकि जो मतदाता है वो जागरूक हो सके। हमारे साथ बने रहिएगा अवनीश। चंडीगढ़ से शिखा भी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। शिखा, 13 सीटें पंजाब की लोकसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ माहौल नजर आ रहा है? साथ ही ये भी बताइएगा कि सियासी समीकरण इन 13 सीटों का क्या कुछ कहता है? देखिए,
पंजाब के साथ साथ चंडीगढ़ में भी कल चुनाव होने वाले, यानी एक सीट जो है वो चंडीगढ़ की मान जा रही है। चंडीगढ़ में कांग्रेस और बीजेपी के बीच में लगभग जो है जिस तरह से चुनाव देखा जा रहा है, तो ये कहा जा सकता है कि बीजेपी की जीत जो है वो इस समय चंडीगढ़ में मानी जा रही है, क्योंकि लगातार जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं वो लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं। जिस तरह से उनकी रैली में जनसभा देखने को मिल रही है, जनता का साथ देखने को मिल रहा है। अनुराग ठाकुर यहाँ पर आए, योगी यहाँ पर आए, मतलब सारे बड़े चेहरे जो बीजेपी पार्टी के हैं वो उनके लिए यहाँ पर चुनाव में प्रचार करने के लिए आए थे। तो कहीं ना कहीं जिस तरह जनता जो है वो उनके प्रचार में देखकर आ रही है, कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि चंडीगढ़ से बीजेपी की जो प्रत्याशी है उनकी जीत पक्की है। अगर वही बात करें पंजाब की, तो पंजाब में एक जो फाइट है जो इस समय वो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में हो रही है, क्योंकि वहां पे उनका इंडिया गठबंधन जो है वो नहीं हो पाया है। बीजेपी जो है वो एक अच्छी सीट निकाल कर आएगी या नहीं ये नहीं कहा जा सकता, पर ये कंफर्म है कि बीजेपी का वोट परसेंटेज जो है वो 2019 से जो है वो जरूर बढ़ने वाला है, क्योंकि इससे पहले बीजेपी जो थी वो हमेशा एक गठबंधन में चुनाव लड़ती थी। पहले बार वो अकेले चुनाव लड़ने जा रही है। खुद नरेंद्र मोदी जो है वो यहाँ पर प्रचार करने आए थे, कल सीएम योगी जो है वो भी यहाँ प्रचार करने निकले थे। तो उस प्रचार का कितना पॉजिटिव साइड देखने को मिलेगा वो क्या पता लगेगा जब चुनाव होंगे। पर कहीं ना कहीं उम्मीद ये की जा रही है कि 13 में से 1 या 2 सीट जो है वो बीजेपी निकाल जाएगी, 1 सीट जो है वो अकाली दल की आएगी, और 5 सीटें जो है ये कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में जो है एक कंपटीशन जो है वो रहने वाला है। आम आदमी पार्टी जो है ये दावा कर रही है कि सारी सीटें जो है हम अपने दम पे अकेले जीत सकते हैं, इसलिए यहाँ पे इंडिया गठबंधन की जरूरत नहीं थी। पर कितना ये गठबंधन कितना ही उनका कहना सही साबित होता है ये देखने वाली बात होगी। पर जिस तरह हम लोगों के बीच में गए, लोगों से हमने बातचीत की है, एक रुझान जो ये दिख रहा है कि जनता जो है वो एक बार दोबारा कांग्रेस की तरफ जो है वो वापस उनकी तरफ जाते हुए दिख रही है। बिल्कुल देखना होगा, क्योंकि ये 13 सीटें काफी महत्वपूर्ण है, और ये भी देखना होगा कि बीजेपी अकेले चुनाव पंजाब में लड़ रही है, इसका फायदा या फिर नुकसान बीजेपी को किस तरीके से होता है ये 4 जून को नतीजों में पता चल ही जाएगा। हमारे साथ बने रहिएगा शिखा। संजय जायसवाल भी महाराजगंज से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। महाराजगंज की कैसी तस्वीरें नजर आ रही हैं संजय? साथ ही ये भी बताइएगा कि महाराज का सियासी समीकरण क्या कुछ कहता है, और इसके बाद एक और सवाल मेरा कि वहां पर चुनाव को लेकर कैसी तैयारियां हैं? मैं आपको बता दूं कि 6 चरणों का चुनाव खत्म हो चुका है। 7वें चरण का चुनाव कल यानी 1 जून को सुबह 7 बजे से शुरू हो जाएगा। बात है तो देश भर के 8 राज्यों के 57 सीटों पर 7वें चरण का चुनाव होना है। उत्तर प्रदेश की बात है तो उत्तर प्रदेश के 13 लोकसभा सीटों पर चुनाव होना है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि 2014 में बीजेपी की केंद्र में सरकार बनी, 2019 में भी बीजेपी की केंद्र में सरकार बनी, और तीसरी बार मोदी सरकार केंद्र में आने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। और महाराजगंज लोकसभा अगर यूपी के 3 महत्वपूर्ण सीटों की बात करें तो बीजेपी के लिए सीटें कई मायने में महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। कोई वाराणसी से सीधे खुद प्रधानमंत्री चुनाव लड़ रहे हैं। गोरखपुर लोकसभा सीट जो योगी आदित्यनाथ का गढ़, वहां से रवि किशन अखाड़े में, उनके सामने काजल निषाद फिलहाल चुनावी अखाड़े में है। महाराजगंज लोकसभा सीट की बात है तो यहाँ से 6 बार के सांसद और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी की जो प्रतिष्ठा है वह दांव पर लगी हुई है। अगर महाराज लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ का जो चुनावी समीकरण है जो साफ तौर पर देखा जा रहा है, इस बार 2014-2019 से लगातार बीजेपी के सांसद पंकज चौधरी पिछले 6 बार से यहाँ के सांसद और लगातार वो जीतते आ रहे हैं, तो कह सकते हैं बीजेपी का सुरक्षित सीट है। लेकिन इस बार जो मुकाबला है वह कांटे का हो गया है। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी वीरेंद्र चौधरी जो खरंदा विधानसभा क्षेत्र के विधायक है वह फिलहाल चुनावी अखाड़े में है, और भाजपा के प्रत्याशी और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी को कड़ी टक्कर देते हुए नजर आ। हालांकि अगर यहाँ के 8 प्रत्याशियों की बात है तो महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र से 2024 के चुनाव में 8 प्रत्याशियों की जो प्रतिष्ठा है वह दांव पर है। लेकिन 2 प्रत्याशी, एक तरफ बीजेपी के प्रत्याशी पंकज चौधरी और वहीं इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी वीरेंद्र चौधरी फिलहाल आमने सामने। अगर यहाँ के चुनावी समीकरण की बात करें तो यहाँ पे तकरीबन 17% अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं जिनका वोट किसी भी पार्टी के प्रत्याशी के जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वही बात करें तो करीब 7% यादव वोटर्स हैं जो कहीं ना कहीं विधानसभा और लोकसभा चुनाव के मतदान पर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कल 7 बजे से चुनाव शुरू हो जाएगा। ऐसे में जिला निर्वाचन आयोग के निर्देश पर जिला प्रशासन ने चाक चौबंद व्यवस्था की है। जिले में कुल 2034 बूथ स्थल बनाए गए हैं, जहां पर आज से ही जो पोलिंग पार्टियां हैं 2034 बूथों पर
रवाना हो जाएंगे और कल सुबह जी। 7 बजे से ही मतदान शुरू हो जाएगा। क्योंकि महाराजगंज जनपद भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पड़ता है, तो यहाँ पर सुरक्षा की व्यवस्था चाक चौबंद, सीमावर्ती इलाकों में सीसीटीवी, सीमावर्ती इलाकों को 72 घंटे पहले ही सील कर दिया गया है। पुलिस, एसएसबी सहित तमाम सुरक्षा एजेंसियां बॉर्डर पर मुस्तैद, साथ ही साथ सीसीटीवी कैमरे से भी नजर रखे जा रहे हैं। वहीं पर तमाम सूत्रों की बातें तो सभी स्थलों पर पुलिस, सीआईएसएफ सहित तमाम केंद्रीय पुलिस बल की तैनाती की गई है और जिला प्रशासन, जिला निर्वाचन अधिकारी के द्वारा लगातार लोगों से अपील की जा रही है। कल जिस तरह से सुबह 7 बजे से मतदान शुरू होगा, लोग बढ़ चढ़ इस लोकतंत्र के महापर्व में शामिल हो, अपने मत का प्रयोग करें और एक मजबूत और सशक्त सरकार बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। तो बिल्कुल संजय, क्योंकि आखिरी चरण है और जाहिर सी बात है कि लोगों को अपने मत का प्रयोग करना चाहिए। आखिरी चरण में ये भी देखना होगा कि लोगों में किस तरीके का उत्साह नजर आता है। हमारे साथ बने रहिएगा। सचिन पांडे भी वाराणसी से हमारे साथ बने हुए हैं। सचिन, पहली बार जब प्रधानमंत्री ने वाराणसी से चुनाव लड़ा था, दूसरी बार जब चुनाव लड़ा था और अब क्योंकि तीसरी बार मैदान में उतर रही है, क्या लग रहा है, क्या उसी तरीके का उत्साह इस बार भी देखा जा रहा है लोगों में प्रधानमंत्री के वहां पर चुनाव लड़ने को लेकर? बिल्कुल माधुरी जी, 2014 में प्रधानमंत्री जब काशी पहुंचे थे तो उन्होंने सीधा यही कहा था कि हमको माँ गंगा ने बुलाया है। 2019 में जब पहुंचे थे तो महादेव के नारों से संबोधित किया था। इस बार क्या है, भारतीय जनता पार्टी लगातार दावे जो करते हुए नजर आ रही है कि 10 लाख से पार भी चीजें दर्ज कराएंगे। तो कहीं ना कहीं जितने दिग्गज समय काशी में पहुंचे थे, तमाम जेपी नड्डा, अमित शाह, उसके बाद नरेंद्र मोदी ने भी ऐसी जनसभा और ऐसी रैलियां की जिससे कि काशीवासी ने उनको पूरा जम के स्वागत किया। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ से अपनी जनसभा जो स्टार्ट की थी रैली, उसमें जब मदनपुरा पहुंचे थे, वहां पर जाकर के जिस हिसाब से उनका आरती की गई थी वो भी देखने वाला था। तो कह सकते हैं सीधी लड़ाई हुआ भारतीय जनता पार्टी और उसके बाद इंडी गठबंधन के अजय राय के प्रत्याशी है, उनके पक्ष में लगातार जगदीश यादव थे, प्रियंका गांधी, उसके बाद यहाँ पर राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के प्रमुख जो है अखिलेश यादव ने अमृत साझा किया था। उसमें भी विपक्ष के लगातार जिस हिसाब से हमले बोले थे, उसके बाद से सीधा भारतीय जनता पार्टी ने यही कह दिया था कि अब देखना होगा 4 जून के बाद नतीजे होंगे। तो कह सकते हैं 2014 और 2019 के जिस हिसाब से प्रधानमंत्री जो जीते थे, इस बार भारतीय जनता पार्टी ने पूरा का पूरा जोर और आजमाइश लगा दी है। तो कह सकते हैं कि अब 4 जून के बाद जब यहाँ पर रिजल्ट आएगा तो वो देखने वाला होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस चीजों को दावे करते हुए नजर आ रही है कि 10 लाख से भी ज्यादा जो होंगे उससे विजयी होंगे। सब देखना होगा। और उसके बाद लगातार जो प्रधानमंत्री की जिस हिसाब से यहाँ पर लगातार जो रैली और रोड शो हुई, उस पर भी कहीं ना कहीं काशीवासी ने उनका स्वागत जम के किया। जी बिल्कुल, देखना होगा। मुकाबला बेहद दिलचस्प रहने वाला है। लोगों में भी उत्साह नजर आ रहा है इस बार के लोकसभा चुनाव को लेकर, लेकिन आखिरी चरण काफी दिलचस्प रहने वाला है। हमारे साथ बने रहिएगा सचिन। कुशीनगर से गुड्डू निषाद भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। गुड्डू, अगर कुशीनगर के लोकसभा चुनाव की बात कर ली जाए, कुशीनगर सीट की बात कर ली जाए, तो कैसा माहौल नजर आ रहा है? साथ ही ये भी बताइएगा कि सियासी समीकरण कैसे बनते हुए वहां पर नजर आ रहे हैं। जी, आपको बता दें जिस तरीके से कुशीनगर में 7वें चरण में कल मतदान होना है, इसको लेकर के कुशीनगर जो जिला निर्वाचन अधिकारी हैं वो सारी तैयारियां कर चुके हैं और लगातार भ्रमण करते हुए जो आज पोलिंग पार्टियां हैं उनको रवाना किया जाएगा। अब और ये पोलिंग पार्टियां अपने बूथों पर पहुंच करके और आज ही कल के मतदान के लिए सारी तैयारियां पूर्ण कर लेंगी और अपने आप को इस कदर तैयार है कि मतलब वोटिंग में किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत ना आ पाए, इसके लिए जिलाधिकारी जो जिला निर्वाचन अधिकारी है ये हर स्तर से प्रयासरत है। और वहीं अगर सियासी समीकरण की बात करें तो जिस तरह से कुशीनगर जनपद में स्वामी प्रसाद मौर्य आरएसएसपी यानी कि उनकी जो खुद की पार्टी है उससे स्वयं कुशीनगर लोकसभा से जब प्रत्याशी बन के आ गए तो यहाँ की हालात मतलब ये माना जा रहा था कि सिर्फ गठबंधन और भाजपा में लड़ाई है, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य के आ जाने के बाद यह लड़ाई त्रिकोणीय हो गई और कहीं ना कहीं यह जो लड़ाई है कुशीनगर जनपद में ये त्रिकोणीय है ही। साथ ही जो कल एक घटना घटी कुशीनगर जनपद में जहां जो गठबंधन के प्रत्याशी हैं अजय सिंह, उनके जो होटल में ठहरे हुए हैं वहां पैसे बांटने की बात आई थी। बताया जा रहा था कि बीडीसी सदस्य जो होते हैं
और जो ग्राम प्रधान है इनको लेकर के बैठक किया जा रहा था और पैसा बांटने की बात की जा रही थी। इसकी सूचना पर पुलिस की भारी टीम वहां पहुंची और होटल पे छापेमारी की। छापेमारी के बाद हालांकि कुछ बरामद नहीं हुआ, जैसा कि सपा के प्रत्याशी बता रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि जो कुशीनगर के सांसद थे, भाजपा ने उन्हें ही फिर टिकट दिया है और उसके दबाव में आकर के जो पुलिस प्रशासन है वो गठबंधन को डराने की धमकाने की कोशिश कर रही है और इस तरह का जो ये छापेमारी है या इस तरह का करके और इन्हें डिमोलाइज किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ स्पष्ट तौर पे कहा जा सकता है कि भाजपा भी अपने आप को ये मान रही है कि हम पूर्ण रूप से जीते नहीं है और लड़ाई काफी टक्कर की है, क्योंकि जिस तरह से कई प्रकार की जो अटकलें लगाई जा रही है गठबंधन के द्वारा फिर भाजपा के द्वारा, तो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि लड़ाई इतनी कांटे की टक्कर की है कि जिसके वजह से और ये भी देखना होगा कि त्रिकोणीय मुकाबला कितना दिलचस्प रहने वाला है। ज्यादा जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका गुड्डू। शिखा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया ज्यादा जानकारी के लिए। संजय आपका भी बहुत शुक्रिया ज्यादा जानकारी के लिए। सचिन आगे की जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहेगा। अवनीश आप भी आगे की जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिएगा।